तो वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस के अनुसार विश्व में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो है आपकी दोस्तों अंग्रेजी। ठीक है, पहले नंबर पर अंग्रेजी आती है जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, और अंग्रेजी को बोलने वालों की जो संख्या है पूरे विश्व में वो है आपकी 1132 मिलियन। ठीक है, तो दोस्तों ये शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं भाषा के बारे में। ठीक है, भाषा की जो डेफिनेशन है वो हम एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे दोस्तों आगे। ठीक है, तो भाषा कहते किसे हैं? ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते एक मनुष्य को समाज के लोगों के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी तरह से संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। ठीक है, और इन्हीं संबंधों को बनाए रखने के लिए एक मनुष्य को समाज के लोगों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। ठीक है, और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मनुष्य को चाहिए होता है एक माध्यम। ठीक है, जिससे वो क्या करे, लोगों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, और उसी माध्यम को हम कहते हैं दोस्तों भाषा। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करता है समाज के लोगों के साथ। ठीक है, तो भाषा जो शब्द है वो दोस्तों संस्कृत का एक शब्द है भाष। ठीक है, तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष जो है वो धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ यहाँ पे होता है दोस्तों वाणी। ठीक है, तो कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, तो भाषा क्या है, संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है और जिसका अर्थ यहाँ पे होता है वाणी। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों भाषा के प्रकारों की। ठीक है, वैसे तो भाषा के कई प्रकार हो सकते हैं लेकिन हाँ यहाँ प्रमुख जो प्रकार हैं उसी की बात करेंगे। ठीक है, तो भाषा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। ठीक है, भाषा के प्रकार, तो दोस्तों भाषा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक को हम कहते हैं यहाँ पे मौखिक भाषा, एक को हम कहेंगे मौखिक भाषा, और एक को हम कहते हैं दोस्तों लिखित भाषा। लिखित भाषा। ठीक है, तो भाषा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक है आपका मौखिक और दूसरा है लिखित। ठीक है, तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल पा रहा हो मौखिक और लिखित। ठीक है, तो मौखिक भाषा वह भाषा होती है जब मनुष्य क्या करे, अपने भावों और विचारों को मुंह से बोलकर व्यक्त करे। ठीक है, तो वहां पे हम कहेंगे ये कैसी भाषा है, मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा वह भाषा जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर लेखन के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाए तो वहां पे हम कहेंगे ये कैसी भाषा है, लिखित भाषा है। ठीक है, बस आपको ध्यान ये देना है कि जो मौखिक भाषा है उसको हम मूल भाषा भी कहते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा को क्या कहा जाता है, मूल भाषा भी कहा जाता है। अब मूल भाषा इसे क्यों कहा जाता है, मूल भाषा इसलिए कहा जाता है किसी भी भाषा को लिखने से पहले उसका उच्चारण किया जाता है, यानी कि उसका मौखिक स्वरूप होता है। ठीक है, उसके बाद ही वो लिखी जाती है। ठीक है, तो भाषा का पहला स्वरूप आता है मौखिक रूप में, इसलिए हम मौखिक भाषा को मूल भाषा भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वैसे तो विश्व में कई सारी भाषाएं हैं, लेकिन अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन करूं और पूछूं कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ठीक है, तो इस पे भी कई स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है। कोई ये कहता है कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है पूरे विश्व में वो है अंग्रेजी, और कुछ लोग कहते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो है कौन सी, मंदारिन या मैड्रिन जिसको कहते हैं, जो चाइना की भाषा है। ठीक है, तो दोनों में बहुत कन्फ्यूजन है कि अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाती है पूरे विश्व में या मंदारिन या मैड्रिन सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो उसी कन्फ्यूजन को हम यहाँ पे दूर करते हैं। ठीक है, और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों 2020 का एक सर्वे हुआ है अभी हाल ही में। ठीक है, जिस सर्वे का नाम है दोस्तों वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस। ठीक है, 2020 में एक सर्वे हुआ है जिस सर्वे को नाम दिया गया है वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस, और ये सर्वे हुआ है 2020 में। और इस सर्वे को करने वाली जो संस्था है उस संस्था का नाम है दोस्तों एथेनोलॉग।
ठीक है, एथेनोलॉग, ठीक है, ये एक संस्था है। इस संस्था का काम क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। तो एथेनोलॉग एक संस्था है। इस संस्था की जो स्थापना हुई है दोस्तों वो हुई है 1951 में, ठीक है। और इस संस्था का जो मेन काम है वो ये है कि ये संस्था विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है उसका एक डाटाबेस तैयार करती है, फिर उसको पब्लिश करती है, ठीक है। और इसका दूसरा काम ये भी है, ये उन भाषाओं का भी डाटाबेस तैयार करती है जो भाषाएं अभी क्या है, विलुप्त हो रही हैं, या जिसको बोलने वाले जो लोगों की जो है वो संख्या कम होती जा रही है, उस भाषा को लोग भूलते जा रहे हैं, उन भाषा का भी ये डाटाबेस तैयार करती है, ठीक है। तो एथेनोलॉग ने भी 2020 में वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस का एक सर्वे करा है, ठीक है। ये इनका 22वां संस्करण था, 22वां, ठीक है, यानी कि ये 22वां ये संस्करण है जिसमें ये जो ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है उनका पूरा एक डाटा इन्होंने तैयार करा है, उसके बाद इसको पब्लिश कर दिया गया है, ठीक है। तो वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस के अनुसार विश्व में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो है आपकी दोस्तों अंग्रेजी, ठीक है। पहले नंबर पर अंग्रेजी आती है जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। और अंग्रेजी को बोलने वालों की जो संख्या है पूरे विश्व में वो है आपकी 1132 मिलियन, ठीक है। यानी कि पूरे विश्व में 1132 मिलियन लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। और अंग्रेजी ही विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है आपकी कौन सी, मंदारिन भाषा। मंदारिन भाषा या जिसको हम कहते हैं मैड्रिन भी जिसको कहते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको मैड्रिन भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर पूरे विश्व में जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो आपकी मंदारिन भाषा या मैड्रिन भाषा, और इसको बोलने वाले की जो संख्या है वो है आपकी 1117 मिलियन। पूरे विश्व में 1117 मिलियन लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, मंदारिन भाषा बोलते हैं। और ये पूरे विश्व की दूसरे नंबर की भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर पूरे विश्व में जिस भाषा को सबसे ज़्यादा बोला जाता है वो है आपकी हिंदी भाषा, ठीक है। तो हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमारे देश की जो भाषा है हिंदी वो पूरे विश्व में तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। और इसको बोलने वालों की संख्या है 61.5 करोड़, यानी कि पूरे विश्व में 61.5 करोड़ लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कौन सी सबसे ज़्यादा बोली जाती है और उसके बाद कौन सी बोली जाती है और हिंदी कौन से नंबर पर आती है पूरे विश्व में, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व के अनुसार हमने यहाँ पे बात करी। अब हम बात करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें कि कौन सी भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसके बाद कौन सी बोली जाती है, उसके बाद कौन सी बोली जाती है, ठीक है। तो हम लेंगे 2011 की जनगणना का डाटा, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखेंगे कि भारत के 43% लोगों की जो मदर टंग है यानी कि जो मातृभाषा है वो क्या है, वो हिंदी है, ठीक है। तो भारत की 43% लोगों की जो मदर टंग है, मातृभाषा है, वो कौन सी है, वो है हिंदी, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं भारतीय स्तर पर 2011 की जनगणना को हम ले रहे हैं यहाँ पे। और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के 43% लोगों की जो मातृभाषा है वो हिंदी है, यानी कि हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है भारत में वो है आपकी बांग्ला, यानी कि बंगाली भाषा दूसरे नंबर पर भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और वहीं अगर हम बात कर लें दक्षिण भारत में, ठीक है, हम चले जाएं सीधे कहाँ, दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो है आपकी कौन सी, तेलुगु भाषा, क्योंकि वहाँ के लोग तेलुगु ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डाटा मैंने आपके सामने रख दिए हैं।
एक तो विश्व स्तर पर और भारतीय स्तर पर, ठीक है। तो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जा रही है? अंग्रेजी बोली जाती है। और हिंदी कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। और वहीं भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, दूसरे नंबर पर बांग्ला। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो तेलुगु, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ना मत होना यहाँ पे बांग्ला और तेलुगु में। ये बांग्ला पूरे देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और दक्षिण भारत में बात करें तो तेलुगु दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में, आपके शरीर में रहेगा, क्योंकि मैंने सब यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाषा के रूपों की, ठीक है। अब बात किसकी करेंगे? भाषा के रूपों की हम यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले इसको थोड़ा हम रफ कर लेते हैं। तो वैसे तो भाषा के कई रूप हो सकते हैं, लेकिन हम वही रूप पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम 4 या 5 रूप यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे बोली के बारे में, ठीक है, कि बोली किसे कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे परिनिष्ठता के बारे में, परिनिष्ठता क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा, फिर पढ़ेंगे राजभाषा, फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में शास्त्रीय भाषा के बारे में, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? भाषा के रूपों की। भाषा के रूप, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? बोली के बारे में। बोली क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे परिनिष्ठता, ये क्या होता है इसको समझेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे राजभाषा क्या है। फिर हम अंत में पढ़ेंगे शास्त्रीय भाषा के बारे में, शास्त्रीय भाषा के बारे में, ठीक है। तो भाषा के इन रूपों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? बोली की। बोली क्या है, ठीक है। तो बोली का क्या होता है कि निश्चित क्षेत्र होता है, निश्चित सीमा में ये बोली जाती है। इसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। बोली जो होती है उसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं होता है, निश्चित सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसको आप अपने घर पे बोलते हैं या जिला स्तर पर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि अगर हम किसी पंजाबी क्षेत्र में चले जाएं, पंजाब वाले क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे लोग क्या बोलते हैं, ज़्यादा पंजाबी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ की क्या है, बोली क्या है, पंजाबी है, वो निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है। अब ये तो नहीं कि पंजाबी जो है वो पूरे देश में बोली जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है उसको हम कहते हैं बोली कहते हैं। जैसे आप देख लिए, अगर आप उत्तराखंड में चले जाएं, कुमाऊं क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ के लोग कुमाऊनी बोलते हैं। वहीं उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ के लोग गढ़वाली बोलते हैं, ठीक है। तो बोली का एक निश्चित स्वरूप होता है, निश्चित क्षेत्र होता है, इसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं होता है और इसको आप अपने घर पर, अपने जिला स्तर पर बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी? परिनिष्ठता क्या है, ठीक है। बोली तो हमको समझ में आ गया, परिनिष्ठता क्या है, ठीक है। तो मैंने जब कहा कि बोली को, इसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं होता है, अब हम क्या करें? बोली जो है किसी भी क्षेत्र की, किसी भी देश की, किसी भी राज्य की जो बोली है, किसी भी निश्चित क्षेत्र की जो बोली है, उसमें हम क्या करते हैं? व्याकरण का प्रयोग करने लगे, उसके एक नियम और कानून बना दें कि नहीं, इस वर्ड को हमको इस नियम से बोलना है, अगर ये इस नियम से नहीं बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बोली को जब हम व्याकरण में ढाल देते हैं, उसके नियम कानून बना देते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं? परिनिष्ठता कहते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने एक बोली, किसी भी बोली का एक वर्ड ले लिया, मनसा। मैंने एक वर्ड यहां पे ले लिया मनसा। मान लीजिए कि ये एक क्या है? बोली है किसी भी क्षेत्र की, हमने ऐसे ही मान लिया, हो भी सकती है नहीं भी। तो मनसा क्या है? एक बोली का शब्द है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको व्याकरण में ढाल दे रहे हैं, ठीक है। अब ये मनसा है, इसमें थोड़े नियम कानून डाल डूल के हम इसको क्या कर दे रहे हैं? इसको कर देते हैं मन का, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारी बोली थी मनसा, उसको हमने व्याकरण में बदल दिया है, मतलब उसके नियम कानून बना दिए हैं। अब आपको मनसा नहीं बोलना है, आप जब भी बोलेंगे मन का बोलेंगे और लिखा भी इसी तरह से जाएगा, ठीक है।
तो ये क्या है, बोली है, व्याकरण में बदल दिया, नियम कानून बना दिए, तो क्या हो गई, परिनिष्ठता हो गई। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि परिनिष्ठता क्या है। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी, राष्ट्रभाषा की। ठीक है, राष्ट्रभाषा, तो किसी भी देश में जिस भाषा को बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी कि बहुसंख्यक लोगों के द्वारा जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, उसको हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी भी देश में उस देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है, यानी कि जो देश सबसे ज़्यादा किसी भी भाषा को, एक भाषा को जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है, यानी कि सब उसी भाषा को बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। ठीक है, अब जानते हैं कि ये राजभाषा क्या है, राजभाषा कहते किसे हैं। ठीक है, तो राजभाषा वह भाषा है जो उस देश की सरकार द्वारा अपने सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाता है, इसको प्रशासनिक इकाइयों में इसको प्रयोग किया जाता है, और इसका जो वर्णन है वो संविधान में भी होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। ठीक है, तो राजभाषा वह भाषा है जिसका सरकार अपने प्रशासनिक इकाइयों में, सरकारी दफ्तरों में या सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसको राजभाषा कहते हैं, और इसका वर्णन संविधान में भी होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 343 के तहत हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 यानी कि 343 के तहत हमारी देश की जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है। ठीक है, तो इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है कभी कभी कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, बोली है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन किस में होता है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में होता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान ये रखना है आपको कि हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 के तहत क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो बोली, परिनिष्ठता, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, उसके बाद अगली भाषा का जो रूप है वो है आपकी शास्त्रीय भाषा। तो शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा वह भाषा होती है जिसके अपने अभिलेख और अपने ग्रंथ होते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं शास्त्रीय भाषा। ठीक है, जिसके प्राचीनतम अभिलेख या ग्रंथ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शास्त्रीय भाषा कहते हैं। ठीक है, और शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की जो शुरुआत करी है केंद्र सरकार ने, वो करी है 2004 से। ठीक है, अब इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की शुरुआत क्यों हुई है, तो शुरुआत इसलिए है जो भाषाएं क्या है, बहुत पुरानी हैं, जिसके ग्रंथ हैं, अभिलेख हैं, जिनको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, तो उन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के अंडर रखा जा रहा है। ठीक है, जिससे क्या करें, उनको संरक्षित किया जा सके, उनको संभाल के रखा जा सके, लोगों के सामने उनको प्रस्तुत किया जा सके, लोग भी जान सके कि हाँ ये भाषा भी थी। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की जो शुरुआत हुई है वो 2004 से हुई है, और 2004 में सबसे पहले संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, यह क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि 2004 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो 2004 में संस्कृत जो भाषा है उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उसके बाद 2005 में हम चले जाते हैं। ठीक है, तो 2005 में तमिल और कन्नड़। ठीक है, 2005 में तमिल हो गई और कन्नड़ भाषा हो गई। इन दोनों भाषाओं को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं 2008 में, तो 2008 में तेलुगु और मलयालम 2008 में तेलुगु और मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं हम सीधे 2014 में। ठीक है, उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये तीन, इनको याद रखना है आपको।
ठीक है। सबसे पहले 2004 में शुरुआत हुई थी शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की भाषाओं को, और सबसे पहले संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद 2005 में तमिल और कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद 2008 में तेलुगु और मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे भाषा के रूप। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा भाषा के रूपों के बारे में, बोली, परिनिष्ठता, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा और शास्त्रीय भाषा के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम जानेंगे दोस्तों लिपि के बारे में, लिपि किसे कहते हैं। उसके बाद हम भारत के भारतीय भाषा परिवार के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से भाषा परिवार हैं और कौन सी भाषा किस भाषा परिवार के अंदर आती है, वो हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे प्राचीन आर्य भाषाओं के बारे में। ठीक है, ये सब हम जानेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, जानकारी आपके काम आ रही है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों चैनल पर आप नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड LT की, उत्तराखंड लेक्चरर की, ग्रुप C की या पुलिस भर्ती की, ठीक है, तो सभी में यहाँ पे हिंदी पूछी जाती है। आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।